મને લાગે શનિવારનું રેકોર્ડ કરવાનું રહી ગયું છે એવું થયું ને. એક શનિવારે તો હું નતો એકચુઅલી, એટલે હા એટલે મને ઈ મેં ધ્યાનમાં ન. હું જ ભૂલી ગઈ છે એવું થયું છે. કારણ ઓકે કે હું ઓકે. જોતી હતી તો એનું રેકોર્ડિંગ ન થયું એટલે હું જ રેકોર્ડ કરવાનું ભૂલી ગઈ છું. હમ હમ. આજે વિજયભાઈ તમે વાંચશો? શનિવારે નથી હોતું હો, શનિવારે નહોતું હું જોઈન થયો હતો. શું મંડે ટુ ફ્રાઈડે હોય છે કે નહીં? ના સેટરડે હોય જ છે ને ભાઈ. એવું હતું ગ્રુપમાં હતું કોઈ ગ્રુપમાં નતું લખ્યું કે ફ્રાઈડે સુધી? ના ના ના, મન્ડે ટુ સેટરડે જ લખ્યું છે. ઓકે. હા. હું એકચુઅલી સાંભળું છું, હું થોડુંક અમારે લંચ બાકી હતું એટલે. ઓકે બરોબર, વાંધો એટલે કોઈ હા વાંચી શકે. હા હા.
મનોજ સર, આજે તમે વાંચશો? જી તો હમણાં ભૈયા આવે એટલે આપણે શરૂ કરીએ. સારું. ચેતના દીદી, આજે વાંથી શરૂ કરવાનું છે ને, વસ્તુ સ્થિતિ સત્ય, એ થોડું હા સોરી, હા કાલ આપણે વાત થઈ હતી. હા, હા બરાબર. એ હા થઈ જાય પછી આપણે પઠન કરશું. ભલે ભલે. હા. नमस्ते भैया। नमस्कार। भैया कल हमारी चर्चा जहाँ से अटकी थी, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य पे, तो वो थोड़ी सी बात करनी थी। अगर वो आप थोड़ा सा रख दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवाज कुछ स्लो है क्या दीदी? जी हेलो, अभी हो रही? हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो। हाँ भैया, अभी एक मिनट। आपकी आवाज ठीक आ रही है भैया। नमस्कार। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी एकदम ठीक आ रही है आवाज। हाँ हाँ, आपकी उधर से काफी टीम आ रही थी, तो आज अच्छा हम वस्तु स्थिति सत्य के बारे में जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ कल हमने काल के बारे में बात किया, आज हम देश और दिशा के बारे में थोड़ा सोचते हैं इस पर। तो ये बात तो है कि अध्ययनार्थी के रूप में एक मार्गदर्शन बाबा जी ने दिया कि जो वस्तु स्थिति सत्य है वो हमारा सुलझना होगा, और वस्तु स्थिति सत्य सुलझने के लिए हमें देश दिशा काल का स्पष्ट आकलन हमारा हो जाने से हमारी वास्तविकता, वस्तु के रूप में हमारी वास्तविकता हमें ही स्पष्ट रहती है, और फिर अध्ययन के निर्णय ऐसे स्थिति में हो पाते हैं। और इसको जब जांचा तो जांचने में ये ऐसे ही आ रहा है कि हमारी वस्तु स्थिति सत्य हमें हर समय स्पष्ट रहना एक आवश्यकता बन जाती है। तो कल हमने काल के बारे में थोड़ा सा सोचा, आज दिशा के बारे में सोचते हैं और फिर देश के बारे में। तो दिशा के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें बेसिकली अगर तीनों को मिलाएंगे, देश दिशा काल, और उसमें पर्टिकुलरली दिशा को फोकस करेंगे, तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति में हम सबको पता है कि हम समस्या से घिरे हुए हैं। तो हमारी वस्तु स्थिति में दिशा हमारी समस्या की ओर अभी है। हम चाहते नहीं है, परंतु ऐसा समझ में आ रहा है कि हम सब लोग पुश हो रहे हैं समस्या की ओर, और यही अव्यवस्था है। तो जैसे अगर हम शिक्षा में समस्याओं की बात करें, तो शिक्षा से उपकार प्रवृत्ति की बजाय अपराध प्रवृत्ति की ओर मानव जाति धकेले जा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब हम ये सोचते हैं कि हमारी दिशा क्या हो।
समस्या में फंसने की दिशा हो या समाधान की दिशा हो, तब ऐसे स्थिति में हमको अपने विचारों में, अपने कार्य व्यवहार में, अपनी परिस्थिति का आकलन लेते हुए यह स्पष्ट होना होगा विश्लेषण के द्वारा, तर्क के द्वारा, कि हम समस्या की ओर जाना चाहते हैं या समाधान की ओर। तो समस्या की पहचान कैसे होगी? तो विश्लेषणों से होती है। तो विश्लेषण से होते होते हमारी एक स्टेटमेंट तैयार होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हमारा ये समस्या है, भ्रम समस्या है, अव्यवस्था समस्या है, और इसमें मानव का समझदार न होना, मानव के समझ में न आना, ये स्टेटमेंट है। और इसका क्या उपाय है? तो मानव समझदार होना ये उपाय है। तो हमको समझदारी की ओर चलने का हमारा वस्तु स्थिति दिशा के रूप में समझ में आती है। और ये हमारे सोच विचार निर्णयों में स्पष्ट हमें पहचानना होता है। इसीलिए हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, राष्ट्र में हैं, अंतर्राष्ट्र में हैं, ये जो 5 परिप्रेक्ष्य हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, यहाँ तक हम कल्पना शक्ति से, घटनाओं से, हो रही घटनाओं से, और इसके साथ जो मार्गदर्शन आ रहा है, उस मार्गदर्शन को एक प्रकार से हमारा तौलनिक विश्लेषण होता है और हम दिशा को चुनते हैं। तो दिशा एक बार हमने चुन लिया, फिर आगे ऐसे ही दिशा में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य का उसमें अनुमान रहता है। क्योंकि मार्गदर्शन में लक्ष्य और दिशा, ये दोनों हमारे मार्गदर्शन में सोचने में आ ही रहा है, इसलिए हम दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। तो इतना दिशा के बारे में अपन कह सकते हैं। तो फिर और इस पर क्या ध्यान जा सकता है? तो फिर जब हम और गहराई से सोचते हैं तो फिर हमको हमारी मान्यताएं भी समझ में आने लगती है। तो जो जो हमने मान रखा है, जैसा मैं हूं और जैसा मैंने अपने आप को मान रखा है, जैसा सुख का मान्यता मैंने बना के रखा है, जैसा सुख है और जैसा सुख का मान्यता मैंने बना के रखा है, तो ये पूरी मान्यताएं हम पुनर्विचार के लिए लेते हैं। दिशा निश्चित होने के लिए मान्यताओं का पुनर्विचार, ये भी दिशा स्पष्ट होने का संकेत है, ऐसा भी देख सकते हैं। उस स्थिति में जब हम सही की चाहना करते हैं, सही को चाहते हैं, तो फिर अपने आप समझदारी रूपी लक्ष्य ऐसे दिशा चयन में स्थिर होता हुआ समझ में आता है। उसके बाद आता है देश, कि अब समझदारी की ओर दिशा है, तो फिर देश देश क्या हो? तो देश के बारे में हमने पीछे के अध्ययन अभ्यास में भी पढ़ा है कि मुझे जो समझना है वो कहाँ होगा, वह स्थान को इंगित करता है देश। हम लोग हिस्ट्री से पढ़ते हैं कि ज्ञान होने के लिए छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, कहीं जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह, पूरे इसके हिस्टोरिकल अपने पास एविडेंस है। तो कहीं दूर जा कर के ज्ञान लेकर के आना, और ऐसे कुछ कुछ है। और अभी तक की पिछले 70-80 साल में भी हम ज्ञान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी है, अभी भी जारी है।
कि राजकोट में मिलेगा ज्ञान, या अहमदाबाद में मिलेगा, या सूरत में मिलेगा, या फिर मुंबई में मिलेगा, पुणे में मिलेगा, या फिर दिल्ली में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा, या देश के बाहर। तो इस स्थान के बारे में भी कंफ्यूजन से, तो अभी हमको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भी जगहें हैं वहां पर स्किल्स मिलती हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉलेज सार्वभौम है, ये पता लग गया। तो जब ज्ञान का व्यापकत्व पता लग गया, सह अस्तित्व नजरिया हो गया, ऐसी स्थिति में देश की व्यवहारिकता अपने में चिन्हित होना, तो इसमें दो तीन कंसिडरेशन आते हैं। तो वो कंसिडरेशन देश को और हाईलाइट करते हैं। तो इसमें सूचना तो मिल सकती है, सभी जगह मिल सकती है, जैसे अभी मिल रही है। सूचना मिलने के बाद शुरू होता है शिक्षा, और ऐसी शिक्षा पाने के लिए हमें हमारी पात्रता और योग्यता विकसित करने के लिए व्यक्ति चाहिए होते हैं, विकसित व्यक्तियों का सानिध्य चाहिए होता है। तो ऐसे विकसित व्यक्तियों के सानिध्य में ये सफल होता है, ऐसा अब हमको सूचना मिली है। अब यहाँ हमें ये तीन मुद्दों से, देश, दिशा, काल, ये तीन मुद्दों से पूरे अध्ययन का उद्देश्य समझ में आता है। पूरे अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति तैयार होना है, स्रोत तैयार होना है। और एक जगह पर कैसे चलेगा, जगह जगह तैयार होने हैं। तो इस प्रकार से स्रोत तैयार होने के लिए हम अपने को सोचते हैं, तो फिर देश का मुद्दा हल होता है। तो अभी यूं कहे कि बहुत सारा अपन सोच विचार करने के बाद एक सूचना अपने में स्थिर होती है कि परिवार एक व्यवस्था है। तो परिवार व्यवस्था में जीते हुए और ये लक्ष्य को हम पा सकते हैं। तो परिवार व्यवस्था के रूप में हमें देश स्पष्ट होना, और परिवार व्यवस्था का स्थान समाज व्यवस्था से जुड़ा हुआ होना, और समाज का स्थान अस्तित्व सहज व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इस प्रकार से जो तात्विक रूप में अस्तित्व देश है, वह व्यावहारिकता में परिवार व्यवस्था के रूप में समझ में आने लगता है। और अभी जनरली यह संभव है। यदि पूरा अभी का हम मानव जाति का देखें तो जनरली तो इस प्रकार से दिख रहा है। कुछ अपवादात्मक केसेस हैं, परंतु ऐसी अपवादात्मक स्थितियां शायद अभी अपने कंसिडरेशन में अभी नहीं है। अभी यही है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिन जिन के अनुकूल हैं वे लोग यदि स्रोत बनने के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के काम करते हैं, तो ऐसी कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां भी है, आज अपने देश में भी हैं, कि जहाँ पर शिक्षा अभी पहुंची नहीं है, जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि शोषण के एक तंत्र में फंसकर व्यक्ति अपनी रोज की आजीविका चलाने में समय जा रहा है। वहाँ पर परिवार नाम का कोई व्यवस्था दिखता नहीं, और पूरा का पूरा समय उसी में चला जाता है। और बच्चे भी उस प्रकार से एक पूरा अस्त व्यस्त तरीका दिखता है। विशेष करके जो लोग कारीगरी कैटेगरी के हैं, जिनके हाथ के हुनर पर ही पूरा परिवार का दारोमदार टिकता है, ऐसे ही लोगों का भविष्य आज वाकई में एक गरीबी की चपेट में है। और ये सब से निकलने के लिए जिनकी अनुकूलता है, वे लोग यदि स्रोत बनते हैं, तो ये मुद्दों पर एड्रेस हो सकने की संभावना है। अभी तो ऐसा दिखता है कि सभी लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम चपेट में हैं। किसी को भी पैसा पूज नहीं रहा है। जिसके पास है उसको भी लगता है मैं दूसरे को देखता हूं तो मैं गरीब हूं।
ऐसे में कैसे तय होगा, देश कैसे तय होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें देश, दिशा और काल के रूप में समझ में आती हैं, और जैसे जैसे इसमें हल होता है वैसे वैसे जागृति पाने के क्रम में भी कुछ जगहों पर उपकार प्रवृत्तियां प्रकट होती हुई दिख रही हैं, और ये जो एक ज्ञान की अवसर और ज्ञान का सूचना लगभग सभी जगह तक पहुंचने की संभावना भी अभी नजदीक दिख रही है। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ, उदाहरण के लिए, तो यहाँ भी एक समूह ने काम शुरू किया। तो 4 गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, और लगभग उन सभी के अभिभावक रोज अपना काम के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, डेली वेजेस से। तो ऐसे भी लोग सोचने लगे हैं जहाँ पर बच्चों को बैठना कैसे, उस जगह से यहाँ के लोग काम करते हैं, कैसे बैठा जाए, कैसे एक साथ खाना खाया जाए। तमाम प्रकार की रूढ़ियाँ अभी उन वर्तमान है, मांसाहार का प्रचलन है, घर में भाषा का भी पता नहीं है ठीक से। ऐसे स्थितियों में भी शुभकामनाएं अवसर मिलने पर और व्यक्त होती हुई दिख रही हैं। अपनी तमाम मजबूरियां, अपने तमाम ये सब अमानवीयता के बावजूद हर अभिभावक ऐसे सोचता है कि हमारे बच्चे को हमसे अच्छा शिक्षा मिले। पर ये जो पूरा होने के लिए उपकार प्रवृत्ति से निर्णित लोग यदि काम करते हैं, तो मैंने देखा कि ऐसे, जिसको हम कहते हैं कि शोषण के एक्सट्रीमिटीज तक पहुंचा हुआ समाज का कोना भी दर्शन की रोशनी में शिक्षा पाने के तक ये एक काम हो सकता है। तो ऐसे काफी रेंजेस देखने को मिली। तो देश, दिशा, काल का अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तक पूरा अपना ध्यान चला जाना, विश्व की आज की स्थिति, विश्व में आगे क्या होना है, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। वैश्विक स्थिति, अपनी स्थानीय स्थिति, ये दोनों का अंतर संबंध को देखते हुए, और हमको अध्ययन के उद्देश्यों के प्रति, उसके जो व्यापक उद्देश्य हैं, ऐसे उद्देश्यों के प्रति यदि हम काम करते हैं, सोचते हैं, तो निर्णय लेना आसान बन जाता है। जितने हम पर्सनलाइज्ड प्रीजुडिसेस को लेकर, कुछ घटनाओं को लेकर, ऐसा कुछ छोटा मोटा अपना कुछ लेकर के उसको देखते हैं, कैनवास अपना बड़ा नहीं है, तो फिर वस्तु स्थिति सत्य निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे वस्तु स्थिति सत्य में फिर एक हाईलाइट आता है, इन तीनों को मिला करके एक हाईलाइट आता है कि हाँ, मुझको समझने की आवश्यकता है, मैं अभी समझा नहीं हूं, अभी भ्रमित हूं। ये जानकारी आना भी वस्तु स्थिति सत्य है। तो भ्रम से जागृति की ओर संक्रमण होने के लिए जो उपाय योजना है, उस उपाय योजना का अनुकरण, अनुसरण करना, ये निर्णय अपने में आना, ये वस्तु स्थिति सत्य है। तो इस प्रकार से एक पूरा आकलन हमारे सामने आ जाता है, और उसमें ये जो 3 बिंदु दिए, देश, दिशा, काल, ये व्यवहारिकता अपने में सुस्पष्ट रहने से अध्ययन में कोई बाधा नाम की चीज ही नहीं आती, और हम आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ हाईलाइट इन 3 मुद्दों पर लेके कर सकते हैं। आशा है आपको ये कुछ सेटिस्फाई करता होगा। जी भैया, बहुत सारे मुद्दों पे स्पष्टता हुई, और एक अलग नजरिए से अब इसको मीन्स सोचना हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो जितनी सूचना थी उससे मैं तो अलग ही प्रकार से सोचती थी ये तीनों सत्य को।
लेकिन अभी एक अलग डायमेंशन भी मिला कि ऐसे इसको सोचना है। तो बहुत ही बढ़िया भैया, धन्यवाद। अभी भैया यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न है अभी मेरा। जैसे हमने ये जो पूरा कल से लेके आज तक जो ये पूरा आपने एक्सप्लेन किया, वो हम चैतन्य रूप में या जीवन परमाणु में जब हम ये सत्यता तीनों देखेंगे उसके लिए। लेकिन जब जड़ में देखते हैं, क्योंकि उसको भी संपूर्णता में देखना है, तो ये तीनों सत्यों के साथ ही देखना है। तो वहां जैसे आपने जितना भी एक्सप्लेन किया, तो इससे मेरा कंक्लूजन ये बना, उसको प्रयोजन के अर्थ में उसकी उपयोगिता और पूरकता से ही उसमें देश, दिशा और काल जड़ में देखना है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, जड़ का वस्तु स्थिति सत्य सुस्पष्ट है जी कि जो आचरण के बारे में हमें सूचना आती है कि ये तीन तो व्यवस्थित तीन अपने अपनी जगह पर तो काम कर रहा जी है कि नहीं? हाँ अपन अपना मानव का ही वस्तु स्थिति सत्य हिला हुआ है। हाँ जी ठीक बात है। तो ये जी तीन अवस्थाएं परस्पर पूरकता उपयोगिता सहित, है कि नहीं, जी वस्तु स्थिति सत्य को वो प्रमाणित कर रहे हैं। और उनका प्रमाण इतने भीषण अत्याचार के बावजूद भी ये धरती हमको पाल रहा है। हाँ इससे इससे अधिक वस्तु स्थिति सत्य का क्या उदाहरण हो सकता जी, बहुत बढ़िया भैया। है कि नहीं? जी तो ये जो धरती का बने रहना है, तो तीन अवस्थाओं के साथ वस्तु स्थिति सत्य क्या है? जो है उसको बनाए रखते, इतना सा काम है। कम से कम हमको सूचना मिली है तो हमसे तो अब ये शोषण बंद हो जाए, इतना निर्णय तो हम कर सकते, जी है कि नहीं? तो फिर हमारे जीवन शैली में भारी बदलाव आते हैं। हम चीजों को रिसाइकल शुरू सोचते हैं, चीजों का रीयूज सोचते हैं, हम्म, चीजों के लिए नो यूज भी करते हैं, रिफ्यूज। पॉलिथीन बैग है तो रिफ्यूज। जी घर में प्रत्येक वस्तु का पूरा उपयोग हुए बिना उसको फेंकते नहीं, चाहे कपड़ा हो, है कि नहीं? जी भैया। वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। तो चूंकि ये सारा प्रकृति से आया हुआ चीज है, तो एक भाव हमारे में जगता है। अभी कैसा है? अभी पैसे से लाया ये मुद्दा है। जी सस्ता महंगा वाली भाषा करते हैं घर में। ये महंगा है, ये सस्ता है, अरे 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 अरे, ये क्यों फोड़ दिया? ये तो महंगा है। पहुंच गया, क्या पहुंच रहा है? और कुछ पैसा है तो कोई बात नहीं, दो और फोड़ो, नया और ले आते हैं। खाना खाते हैं तो पूरा पूरा थाली साफ करते हैं, बहुत सामान्य चीज है। जहां आवश्यक हो, गाड़ी जलाते समय याद आता है ये धरती का फ्यूल है, कैसे जलाऊं भाई इसको? हाथ पैर चलाना चालू कर देते, साइकिल चालू कर देते हैं। तो अपने जीवन शैली में इस प्रकार के बदलाव आकर के प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपना होना, ये वस्तु स्थिति सत्य है, ये निर्णय होना होगा, है ना? जी भैया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बात कर रहे हैं सह अस्तित्व की, और 4 घंटा हो गया, नहाना पूरा ही नहीं हो रहा है अभी। इतना पानी का दुरुपयोग, अनमोल वस्तुओं का इतना दुरुपयोग, और तो छोड़िए शरीर का भी दुरुपयोग है।
कितना उल्टा पुल्टा जीवन शैली है, देर तक जगने का शैली है, सुबह 10 बजे उठने का शैली है, फिर पचता नहीं तो फिर उसमें तमाम प्रकार अत्याचार करने का शैली है। क्या नहीं चल रहा है। और सहअस्तित्व नजरिया, ये कैसे बनेगा? तो चैतन्य को ये सारी समझ में आना, ये प्रवृत्तियां हैं हमारी, इस प्रकार से हम हो गए। तो 3 अवस्था अपनी जगह काम कर रही है, वो बना के रखना, और जो घर में ये सारा प्रकृति से आया हुआ है इसको व्यवस्थित रखना, ये जिम्मेदारी का काम है। बढ़िया। जी भैया, बहुत ही बढ़िया रहा। हाँ, मनोहर भैया अब पठन करते हैं। तो कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो सकता है। ठीक है, पठन करता हूँ। अवधारणा, जिज्ञासा। अवधारणा क्या है? उत्तर: अवधारणा अभ्यास के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ। अभ्यास किस लिए? अभ्युदय को अपनाने के लिए, अपना स्वत्व बनाने के लिए। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। जैसे किसी झाड़ के बीज को धरती में हम डालते हैं, उसको सींचते हैं ताकि उसका वृक्ष हमारा स्वत्व बन सके। उसी तरह अवधारणा अभ्युदय का बीज है। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की अवधारणा होती है। साक्षात्कार बराबर शुभ के लिए जितनी भी सूचना मिलती है, उससे जो वस्तु इंगित होता है उसको कल्पना में भर लेना। साक्षात्कार चित्त में होता है। अवधारणा प्राप्त होने, साक्षात्कार होने तक ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। अवधारणा प्राप्त होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद परमार्थ ही है। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की अवधारणा का बुद्धि में बोध होता है। उसके बाद स्थिति सत्य अनुभव में आता है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहअस्तित्व ही स्थिति सत्य है, यह अनुभव में आता है। अनुभव में आने पर इसकी निरंतरता हो जाती है। स्थिति सत्य में ही वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य का प्रकटन होता है। वस्तु मूलतः रासायनिक, भौतिक और जीवन स्वरूप में है। संपूर्ण वस्तुएं सत्ता में भीगी डूबी घिरी है। भीगे होने से ऊर्जा संपन्नता है, डूबे होने से क्रियाशीलता है, घिरे होने से नियंत्रण है। यही सहअस्तित्व है, यही नियति है। नियति विधि से ही हम ऊर्जा संपन्न है। नियति विधि से ही हम बल संपन्न है। नियति विधि से ही हम नियंत्रित है। सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, यही नियति है। मनुष्य का जीवन और शरीर दोनों नियति विधि से है। नियति विधि से ही हम साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। इतना रखते हैं भैया। कल यहाँ तक ही पढ़ा था, वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ ही लीजिए। ठीक है। सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील होने से अपने प्रतिरूप के स्वरूप में मानव को प्रस्तुत कर दिया। सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील होने से अपने प्रतिरूप के स्वरूप में मानव को प्रस्तुत कर दिया। उसका प्रमाण
अनुभवमूलक विधि से ही होता है। इस तरह ईर्ष्या मुक्ति, द्वेष मुक्ति, अपराध मुक्ति और भ्रम मुक्ति हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अपराध और भ्रम से मुक्त हो जाना ही अनुभव संपन्न होने का प्रमाण है। ईर्ष्या, द्वेष, अपराध, झूठ और भ्रम से हम संबद्ध है, मतलब अनुभव तो क्या, साक्षात्कार भी हुआ नहीं है। यही स्वनिरीक्षण में देखने की बात है। यह सब अवधारणा के पहले चित्रण में ही खत्म हो जाता है। तभी ये अवधारणा के बारे में इसमें बात किया है कि अवधारणा क्या है। तो अवधारणा वो जो अभ्युदय के लिए जो स्वीकृतियाँ है उसको अवधारणा बोला। तो ये अवधारणा है वो अभ्युदय के लिए बीज रूप है। जैसे कोई पेड़ है तो कोई बीज है तो बीज में से वृक्ष होता है। तो ये बीज है वो उसको हम सींचते हैं, मतलब वो वृक्ष बने उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो किस लिए करते हैं, तो वो हमारा स्वतः हो जाए, इसलिए हम वो बीज में से वृक्ष तक वो हम प्रयास करते हैं। उसी तरह ये जो अवधारणा है वो अवधारणा ये बीज रूप है और उसका जो लक्ष्य है, मतलब अवधारणा का प्रयोजन है वो अभ्युदय या फिर सर्वतोमुखी समाधान। वो जो अभ्युदय हमारा स्वत्व हो जाए उसके लिए अवधारणा है। तो अवधारणा किसकी होती है, तो स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, ये तीन की अवधारणा होती है। तो ये जो अवधारणा है या फिर साक्षात्कार है वो जो शुभ के अर्थ में जो भी है उसका ही साक्षात्कार होता है और उसकी अवधारणा होती है। बाकी ये जो सहअस्तित्व है, मतलब स्थिति सत्य, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, वो स्थिति सत्य है। वो जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति स्थिति सत्य है उससे ही वो जो वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य का प्रकटन है, मतलब ये सहअस्तित्व में नित्य प्रकटन है। तो सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील होने से ये मानव है, उस नियति विधि से ही मानव सहअस्तित्व के प्रतिरूप के रूप में इस धरती पर है। तो उसका प्रमाण किया है, तो अनुभव मूलक विधि से इसका प्रमाण होता है। तो मतलब अनुभव में जो ईर्ष्या मुक्ति, द्वेष मुक्ति, अपराध मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति, ये हो जाना ही ये अनुभव है। तो ये ईर्ष्या, द्वेष, अपराध ये सब है, उसके साथ जीते तो अनुभव तो दूर की बात है, साक्षात्कार या बोध भी नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया है। तो ये बाकी जो ईर्ष्या, द्वेष, अपराध, झूठ है वो चित्रण में ही खत्म हो जाता है। इतना भैया है। इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ दीजिए भैया। हेलो, હા, તમારો અવાજ તો આવે છે સર. એમાં કદાચ રાહ જોઈએ કે और किसी को कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते। आगे पठन करना है। हाँ, एक ज मिनट। भैया अभी लेफ्ट हुए हैं ग्रुप में से, अभी ज्वाइन कर देंगे। मुझे लगता है वहाँ नेटवर्क इश्यू है कुछ। मुझे इसमें एक प्रश्न था। जी भैया। और अब सबका आवाज भी आज थोड़ा कम आ रहा है, आवाज या फिर मेरे मोबाइल में ही कम आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है जोर से? आ रहा है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ, आ गए पे। जी भैया, हाँ, हैंग हो गया था। ठीक है भैया। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और विश्लेषण भी ठीक लगा। तो
और आगे बढ़ते हैं। जी भैया भैया। यहाँ पे एक प्रश्न था मुझे। हाँ हाँ जरूर भैया भैया। ये जो बताया बाबा जी ने डूबा भीगा कीड़ा, तो उसमें जो भीगा होने से ऊर्जा संपन्न है और डूबा होने से क्रियाशील है, तो भैया मुझे ये ऊर्जा संपन्न और क्रियाशील दोनों एक जैसा ही लगता है, तो उसमें थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऊर्जा संपन्न है तो उसकी वजह से क्रियाशील तो रहेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो स्पष्टता चाहिए थी। हाँ तो ऊर्जा संपन्नता को बल संपन्नता ऐसा देखते हैं। देखिए कि ऊर्जा इकाई के आर पार है, तो आर पार होने से इकाई ऊर्जित है। जी भैया। तो ये जो ऊर्जित होना उसको कहेंगे ऊर्जा संपन्नता या बल संपन्नता, है ना। अब है कि अ, ये जो क्रियाशीलता है ये कैसे है, तो बल संपन्नता से, अब चूंकि ये बल संपन्नता आर पार भी है और सभी ओर भी है, और सभी ओर होने से डूबने की स्थिति है। तो ये जो डूबा हुआ स्थिति है ये कैसे आता है, तो ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता से एक बल उसमें रहता है, उसको कहते हैं चुंबकीय बल। तो जी भैया। चुंबकीय बलवश यह क्रियाशीलता प्रमाण में आती है, और ऐसी क्रिया होने के लिए स्पेस होना, तो जैसे डूबी हुई चीज एक जगह से दूसरी जगह क्रियाशील दिखती है, इस प्रकार से ये डूबा हुआ स्थिति एक इकाई और दूसरी इकाई इनमें क्रियाशीलता दिखती है। इसमें जो बल संपन्नता पहचानना है वह चुंबकीय बल संपन्नता, इस जगह पर यदि अपना ध्यान चला जा सकता है तो बल संपन्नता एक स्थिति है और क्रियाशील होना एक स्थिति है। हो रहा है इकाई में ही, एक ही इकाई में नियंत्रण भी दिख रहा है, बल संपन्नता भी दिख रही है और उसमें क्रियाशीलता भी दिख रही है। अब ऐसा स्थिति व्यापक वस्तु में देखने पर फिर इकाई का भीगना ये बल संपन्नता से आया, इकाई का जो क्रियाशीलता है उससे वो इकाई, सभी इकाइयां डूबी है, इस प्रकार से क्रियाशीलता आया, और एक इकाई के सभी ओर व्यापक वस्तु होने से इकाई का जो आकार है वह आकार ही इकाई का नियंत्रण है। इस प्रकार से डूबने भीगने गिरने से ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता और उसमें जो नियंत्रण है ये स्पष्ट होता है। जी भैया। भैया हम ये जो जीवन क्रिया देखते हैं उसमें भी हम बल और शक्ति ये दो शब्द का प्रयोग करते हैं। मनोबल, आत्मबल, और जो शक्ति है वो इच्छा विचार आशा ये शक्ति है। तो हाँ मतलब वहां पे भी ये शब्द मतलब बल और शक्ति, तो ये ऊर्जा संपन्नता जो है हाँ उसकी वजह से ही शक्ति और ये बल संपन्न, हाँ मुझे वहां पे। हाँ सही बात है। तो अब ये जो बल शक्ति शब्द प्रयोग है ये कैसे है, तो जीवन परमाणु की एक स्थिति है और गति है जी भैया। है ना। तो स्थिति में बल संपन्नता है, जी। स्थिति को बल कहते हैं, और जी। गति को शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्वयं में स्थिति है और एक परस्परता में गति है। तो ये जो गतियां हैं ये परस्परता में
व्यक्त होती हैं, और जो स्थितियां हैं ये स्वयं में स्थिति होती है, तब वह जीवन बल मनोबल के रूप में पहचानने में आता है, और आस्वादन बल के रूप में पहचानने में आया, और चयन चूंकि परस्परता में होता है इसलिए चयन शक्ति के रूप में समझ में आया। इसलिए जीवन बल और जीवन शक्ति, शक्तियां परस्परता में आती हैं, और ये जो बल है वह स्वयं में समझ में आता है। तो स्थिति में बल, गति में शक्ति, ऐसा बल शक्ति, और पूरा जीवन ऊर्जित है। इस ऊर्जा का जीवन प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में यही नियम बल के रूप में समझ में आता है। यानी हम समझने के लिए सोचते हैं, दरअसल में हम बल प्रयोग कर रहे होते हैं। जब हम समझाने के लिए सोचते हैं तब हम शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो समझने में बल प्रयोग होता है, समझाने में शक्ति प्रयोग होती है। तो जो समझाने में आता है उसको शक्ति कहेंगे। इस प्रकार से बल शक्ति। बढ़िया भैया। उसी को फिर हम ये प्रत्यावर्तन और परावर्तन में भी ऐसे देख सकते हैं। हाँ, समझने के लिए। इसलिए अभी क्या हुआ, बलों की ओर अपना ध्यान नहीं है, शक्तियों के ऊपर ध्यान ज्यादा है। इसलिए है ना, इसलिए शक्तियों का अंतर्नियोजन करने से बल का एहसास होता है। अभी जैसे हम मानते भाई, हमको तो समझ में आ गया, तो हम ऐसे ही समझ में आया मान करके हम शक्ति प्रयोग करते, कम पड़ता है। तो ये ध्यान जाता है कि समझने में बल अभी लगा नहीं है, हम शक्तियों का अर्थ चाहिए। सारा बल कहाँ से आ रहा है, सब बाहर से है। स्थिति बदल गई, अपनी शक्ति कम ज्यादा होती है। तो समझने का बल है, उस बल को हम प्रयोग करते हैं। इसलिए जीवन क्रियाओं में यह मुद्दा है कि आस्वादन पूर्वक चयन है, तुलन पूर्वक विश्लेषण है, चिंतन पूर्वक चित्रण है, बोध पूर्वक संकल्प है, और अनुभव पूर्वक प्रमाण है। ये जो पूर्वक शब्द आया है ये हमारे बलों को इंगित करता है। जी भैया। इसलिए शक्तियों का अंतर्नियोजन होने से अंतर नियामन होता है हमारा शक्तियों का, और हमें बलों का एहसास होने लगता है। तो ये बलों का एहसास होना और बल चालित होना, उस स्थिति में गति में परिवर्तन आता है। जो गतियां बाहर की ओर थी, अब ये गतियां समझने की ओर लगने से, बलों का प्रयोग होने से, सफल होने से प्रत्यावर्तन सफल। इस प्रकार से बल शक्ति को पहचान सकते हैं। बढ़िया ठीक है, बढ़िया है ना? जी भैया। मेरे को होना रहना में भी डाउट था, लेकिन वो क्लियर हो गया। होना है वो स्वयं में, और जो रहना है वो परस्परता में। हाँ, तो स्थिति गति होना रहना भी क्लियर हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया भैया, खूब अच्छा। तब आगे पढ़े। अनुभव का प्रमाण होता है, प्रमाण है। परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी अनुभव अंतरित होना, इसका नाम है अनुभवमूलक विधि। अनुभवमूलक विधि के बिना प्रमाण नहीं है। सत्ता स्वयं ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य प्रकृति को सत्ता ज्ञान स्वरूप में प्राप्त है। चैतन्य प्रकृति को सत्ता ज्ञान स्वरूप में प्राप्त है। ज्ञान का प्रमाण मनुष्य व्यवहार में न्याय स्वरूप में प्रस्तुत करता है। ज्ञान का प्रमाण मनुष्य व्यवहार में न्याय स्वरूप में प्रस्तुत करता है, उत्पादन में नियम नियंत्रण संतुलन रूप में प्रस्तुत करता है।
ये जो आगे का था वही उसका भी इसके साथ ही कनेक्टेड है कि जो अनुभव है उसका जो प्रमाण, अनुभव का प्रमाण होता है प्रमाण है, मतलब अनुभव है उसका प्रमाण है। अनुभव मूलक विधि से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुभव संक्रमण हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, या फिर इसमें लिखा है अंतरित हो जाए, तो यही अनुभव मूलक विधि है। और अनुभव मूलक विधि के बिना प्रमाण नहीं है, अनुभव मूलक विधि के बिना प्रमाण नहीं है। और सत्ता स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सत्ता है ज्ञान स्वरूप है। और जो हम बोलते हैं कि जो जड़ में वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, और चैतन्य प्रकृति में सत्ता ज्ञान स्वरूप में प्राप्त है। और ज्ञान का प्रमाण मनुष्य में जब व्यवहार करते हैं तो वो न्याय के रूप में उपलब्ध है, और न्याय के रूप में सत्ता या ज्ञान ये प्रमाण है। और उत्पादन में नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में ये प्रस्तुत करता है। तो ये जो मानव व्यवहार दर्शन में जो दूसरे तीसरे पेज पर है कि जो जागृत मानव में जो सत्ता है आचरण काल में जो कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में उपलब्ध है, समाधान काल में समाधान के रूप में है, विचार काल में समाधान के रूप में उपलब्ध है, और जो आचरण काल में न्याय के रूप में उपलब्ध है। मतलब हमें उपलब्ध है जो ऊर्जा, तो वो जो नियम पूर्वक कार्य करते हैं तो उपलब्ध है, न्याय पूर्वक व्यवहार करते तो उपलब्ध है, यही प्रमाण है, ऐसा इसमें बताया। इसमें भैया कुछ जोड़ना है तो, वरना आगे ये जिज्ञासा है पठन कर। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये जिज्ञासा है, मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। अवधारणा के लिए आपने लिखा है परिपुष्ट अनुमान, बुद्धि में होने वाली बोध ही अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर है। उत्तर, उसकी सुदृढ़ता बोध जो है, इन तीनों भाग भास आभास साक्षात्कार में जो प्रक्रिया है उसकी दृढ़ता का नाम, स्थिरता का नाम है अवधारणा। यही अध्ययन विधि से बोध है। प्रतीति का अंतिम छोर अवधारणा है। दोनों शब्द एक ही अर्थ में है, बुद्धि में स्वीकृति के अर्थ में, मतलब बोध और अवधारणा। वो दृढ़ हो गया, उसके पश्चात अनुभव होना बाकी रह गया। चारों भाग मन वृत्ति चित्त बुद्धि एक लाइन रेखा में आ जाए, जिसे अपन संगीत कहते हैं, या उसे समन्वय कहते हैं, अथवा एक रूपता कहते हैं। उसके आ जाने से ध्यान होता है, यही बोध। बुद्धिपूर्वक ही ध्यान होता है, ध्यान के बाद अनुभूति है। वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में, वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। जिज्ञासा, मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। उत्तर, अर्थ में ही जीना, शब्द की जगह वस्तु के अर्थ में ही जीना। जैसा शरीर के साथ जीते हैं, शरीर को जीवंत बनाकर रखते हैं, जीवंत बनाकर रखने के लिए जी रहा है। जीवंत क्यों बनाकर रखना? सत्य को प्रकाशित करने के लिए। यही चीज विगत के अध्यात्मवाद में नहीं कह पाए, ये कंक्लूजन निष्कर्ष दे नहीं पा रहे। भाषा कुछ भी हो, वो विगत के आध्यात्मिकवादियों ने इस बात को नहीं दे पाए। अपन जो अर्थ दिए है श्रवण मनन निधिध्यासन का, वो क्रमिक है। पहले जो बात हुई थी विगत वांग्मय में, वो मान्यता थी। विगत में यह माना गया, एक होने के पहले दूसरा नहीं हो सकता। क्रम को उसमें हमने स्पष्ट किया है, ये नियति क्रम से निश्चित पद्धति से है। साक्षात्कार निधिध्यासन में हमने क्रम को स्पष्ट कर दिया। इतने का हम विश्लेषण करते हैं।
प्रयास करते हैं। हाँ, जिज्ञासा है जो मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। अवधारणा के लिए आपने लिखा है परिपुष्ट अनुमान, बुद्धि में होने वाली बोध ये अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर है। तो अभी इसमें जो सुदृढ़ता या फिर स्थिरता है, तो भास से आभास की स्थिरता ज्यादा है, आभास से प्रतीति की स्थिरता स्थिरता ज्यादा है, और आभास आभास और प्रतीति ये तीनों से अधिक स्थिर है अवधारणा। तो इधर बताया कि ये सुदृढ़ता, अवधारणा ही बोध है, दोनों शब्द एक ही है। बुद्धि में जो होने वाली जो बोध है उसको ही अवधारणा बोला है। तो वो क्रमिक है, जो भास के बाद आभास, आभास से प्रतीति और प्रतीति से बोध, ये क्रमिक है। और ये बोध के बाद ही ध्यान बना रहता है, या फिर ध्यान तभी दे पाते हैं जब ये अवधारणा में आ जाए। मतलब ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि ये तीनों एलाइन हो जाए, एक सूत्रता में हो जाए और हार्मनी हो जाए, उसमें समन्वय इसको बोलते हैं। तो उसके बाद ही ध्यान होता है, यही वही बोध है, बुद्धिपूर्वक ही ध्यान होता है, ऐसा लिखा। और ध्यान के बाद ही अनुभूति है, अनुभूति है वो ध्यान के बाद की स्थिति है। वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। ये थोड़ा एक स्टेटमेंट समझना है भैया, ये वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। तो ज्ञान तो अनुभव के बाद है, तो इधर वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में, ऐसा या हाँ, फिर बताएं। या फिर अनुभव के बाद जो प्रमाण है उसको ही ज्ञान बोला है। मतलब इधर वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में, वो थोड़ा स्पष्ट। हाँ, सही बात है। तो वस्तु का ज्ञान यहाँ पर जैसे सह अस्तित्व में देखें तो व्यापक वस्तु का पारगामीयता छूटा रहता है, पारदर्शिता व्यापक होने का अनुमान की पुष्टियां भी साथ में मिलती रहती हैं। मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि करूं। एक 4-5 दिन पहले बात आ रही थी कि क्या व्यापक छूटा रहता है बोध तक, तो ऐसा नहीं है। व्यापक की सूचना के साथ ही हम इसमें भास आभास में गतियां होती हैं और अनुमान की पुष्टियां साक्षात्कार से शुरू होती हैं। उसमें पारदर्शक और पारगामीयता व्यापकता का अनुमान की पुष्टि बोध में होता है। तो इस प्रकार से पारगामीयता को छोड़कर पूरा सह अस्तित्व में जो वस्तु है और उन वस्तु में जो इकाई इकाई संबंध है, इकाई का रूप गुण स्वभाव है, न्याय धर्म सत्य की अवधारणा है, इसका ज्ञान बोध स्वरूप में हुआ रहता है। अब उसमें पारगाम्यता शेष है, तो पारगाम्यता होने पर अनुभव प्रमाण बोध आता है। तो इतना वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है का मीनिंग समझ में आता है। जी भैया, ये पारदर्शिता में आपने बोला कि वो जो भास आभास, उसमें भी वो जो पारदर्शिता का या फिर व्यापक की हाँ, वजह से व्या, 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 ये भास आभास होता है। बहुत अच्छा। व्यापक के व्यापक होने के होने से, व्यापक हाँ, में होने से, व्यापक में होने व्यापक में होने से ये हमें भास, वस्तुओं का भास आभास तो अभी से शुरू होता है। व्यापक जैसे ही हम शब्द सुनते हैं, है ना, हमारा मन लगता है, तो व्यापक होने का भास तो होता है, जीवन होने का भी भास होता है ना। परंतु उसमें पारदर्शकता छूटा रहता है, पारगामीयता छूटा रहता है। तो पारदर्शकता का भाग ये साक्षात्कार बोध में आने लगता है, क्योंकि दिखता है वस्तु। पारगामीयता छूटा रहता है, तो व्यापक सहित व्यापक वस्तु के सूचना सहित ही संप्रेषणा सह अस्तित्व की आ रही है। परंतु साक्षात्कार में जो आता है वह इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म सहित आता है,
और व्यापकत्व के भास आभास के साथ चलता है, उसमें जो व्यापक का अनुमान है उसकी पुष्टि मिलती है, और चूंकि रूप गुण स्वभाव धर्म भी समझ में आता है, पारदर्शकता की पुष्टियां मिलती हैं, और पारगामीयता शेष रहता है, क्योंकि पारगामीयता होने से व्यापकत्व और पारदर्शकता इसका भी पूरा प्रमाण अनुभव प्रमाण बोध में आता है। ऐसा स्थिति समझ में आती है। जी भाई। आगे जो बताया कि मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। तो मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है, अर्थ में ही जीना, मतलब अर्थ या फिर मौलिकता है या भाव है, ये सभी को अर्थ ही बोल सकते हैं। तो अर्थ में ही जीना, शब्द की जगह वस्तु के अर्थ में ही जीना। जैसा शरीर के साथ जीते, मतलब ये शरीर को जीवंत बना कर रखते हैं, जीवंत बना कर रखने के लिए जी रहे हैं। जीवंत क्यों बना कर रखना? सत्य को प्रकाशित करने के लिए। तो विगत में ये जो ये बताया है कि ये मनन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये शब्द रूप में तो विगत में सब बताया है, लेकिन इसका जो क्रम है वो माना है, मान्यता है कि इसके बाद, इसके पहले ये नहीं होता। मनन जो होता है तो श्रवण के पहले नहीं होता, मतलब पहले श्रवण होगा, बाद में मनन होगा, निधि ध्यासन होगा, ये सब एक क्रमिक है। वो तो पता है, मतलब उसकी मान्यता है। तो उसका जो स्पष्टीकरण, मतलब वो जो अनुभव में नहीं आया, ये बताया कि विगत में ये सब शब्द रूप में है, लेकिन अद्वैतवादियों ने इस बात को नहीं दे पाए, अर्थ नहीं दे, शब्द रूप में है लेकिन उसको अर्थ नहीं दे पाए, ऐसा है। मतलब ये अभी बाबा जी ने ये श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये साक्षात्कार, मतलब बोध, ये सब है वो नियति क्रम से है, नियति विधि से है, अस्तित्व में ऐसा प्रावधान है, और ये वस्तु रूप में है, नहीं कि शब्द रूप में। ये इसका ये अर्थ बाबा जी ने इधर समझा है, और बोला कि मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। तो मन, उसमें मनन में ये जो शब्द नहीं रहता, वो जो उसका अर्थ है वो हर समय हर क्षण जो वस्तु के अर्थ है वो अर्थ के साथ जीना, ऐसा बताए। इतना भैया, आपको कुछ जोड़ना चाहे? ठीक है भैया, बहुत अच्छा, स्पष्ट है, अर्थ तो स्पष्ट है। अभी आगे बढ़ना है कि समय तो हो गया है? हाँ, समय हो गया। मतलब एक टेकअवे है कि मन लग जाना, मन को लगाना ही हम सबका एक ध्यान आकर्षण आ रहा है इसमें। जी भैया। तो बढ़िया, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद भैया, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को को। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सभी। नमस्ते सभी को।